अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम होती है लो, कैपिटल फॉर्मेशन लो, डिपेंडेंसी रेशियो हाई, और वर्कफोर्स लार्जली कहाँ होती है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। क्या इसके अंदर क्या इसका फीचर ये होगा, चेंज इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, चेंज इन बैंकिंग, तो ये इसका फीचर नहीं होगा क्योंकि अंडर डेवलप्ड है, उसके अंदर बैंकिंग क्या ही चेंज होगा। डेवलपिंग कैटेगरी की ऑक्यूपेशन क्या होती है, एग्रीकल्चर। तो ये डेवलपिंग कैटेगरी की ऑक्यूपेशन क्या होती है, एग्रीकल्चर होती है। इसमें डिस्टिंग्विश एम्प्लॉयमेंट होगा डिस्टिंग्विश एम्प्लॉयमेंट होता है इसके अंदर, डेवलपिंग कंट्री के अंदर। और यहाँ पे जो ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी है, ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी बहुत पुअर होगी। प्रोटीन का इंटेक कैसा होगा, पुअर। नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट इन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, सोशल बिहेवियर, नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट इन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, सोशल बिहेवियर। सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, ऑयल एंड PSU। इंडिया का जो डेवलपमेंट का मॉडल है ना, वो स्टेट और पर्सन दोनों की बात करता है। नेशनल इनकम हमारी होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट क्या होता है, ये जो है कि रियल वैल्यू कहलाती है। जो मार्केट प्राइस पे जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे होता है, उसमें टैक्स को जोड़ते हैं, मार्केट प्राइस के लिए टैक्स को जोड़ते हैं और सब्सिडी को माइनस करते हैं। रियल वैल्यू क्या होगी, जिस पे सब्सिडी ना दिया जाए, जिस पे टैक्स को हटाया जाए और सब्सिडी को जोड़ा जाए। मेरे पास एक ब्रेड है, ठीक है, सिलेंडर है, सिलेंडर हमें नॉर्मली कितने का मिल रहा है, फैक्टर कॉस्ट कितना है उसका, 800 रुपये, बट उस पर सब्सिडी दे दी है तो वो 300 रुपये का हो गया है। तो रियल वैल्यू के अंदर 800 रुपये है ना, सब्सिडी जुड़ती है फैक्टर कॉस्ट के अंदर। फैक्टर कॉस्ट दिखते ही सब्सिडी माइनस कर देनी है। नेशनल इनकम क्या होता है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम में क्या होता है, नेशनल इनकम हमने देखा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, ठीक है, फैक्टर कोस्ट। तो इसमें क्या होगा, हमें GNP एट मार्केट प्राइस में हम लोग क्या माइनस करेंगे, डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, ठीक है। हमें NNP एट फैक्टर कोस्ट लेके आना है ना, तो हम इसमें डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, सब्सिडी को प्लस कर देंगे। डेप्रीसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्स, ये दोनों चीज़ें होती हैं माइनस, सब्सिडी होती है प्लस। नेशनल इनकम क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इन ये क्या होते हैं, देखो NNP ये जो है ना, वैल्यू मेजर ऑफ नेशनल प्रोडक्शन है। NNP GNP ये नेशनल प्रोडक्शन की वैल्यू है, और ये दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मेन बात ये है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्शन को दिखा रहा है। बेस ईयर क्या होता है, द ईयर हुज प्राइसेस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल GDP। तो बेस ईयर में हमें दो चीज़ें याद रखनी है, प्राइस, एक रियल GDP तो पता ही है, इसमें हम लोग प्राइस को लेके चलते हैं, इनकम नहीं, प्राइस। क्या प्रॉब्लम है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में, नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर। NDP GDP कैलकुलेट करने के लिए सबसे अच्छा वो माना जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है GDP को कैलकुलेट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। तो GDP कंपेयर करना है तो हम लोग NDP से कर सकते हैं। देखो प्राइस भी बढ़ गया है, मॉनेटरी इनकम भी बढ़ गई है, तो रियल इनकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना प्राइस बढ़ा, डबल हुई है ना, प्राइस डबल हुआ, मॉनेटरी इनकम भी डबल हो गई, तो रियल इनकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ को किससे कपल करते हैं हम लोग, इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशन, ठीक है। कह रहे हैं कि GNP के अंदर प्रपोर्शन ऑफ लेबर लो क्यों है, लो इसलिए है वेजेस लैग बिहाइंड प्राइसेस, ओके, वेजेस लैग बिहाइंड प्राइसेस, वेजेस लैग बिहाइंड प्राइसेस, ओके। मतलब क्या है, जैसे कि प्राइस हम मान लेते हैं 1 लाख है, किसी आइटम का प्राइस जो है वो 1 लाख है, ठीक है, और वेज जो है वो है 20,000, तो वेज लैग बिहाइंड प्राइसेस इसलिए, ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है हमारा एनवायरनमेंट से रिलेट करेगा,
ग्रोथ हमारी जीडीपी से, डेवलपमेंट हमारा कंस्ट्रक्टिव चेंज से, क्वालिटी ऑफ लाइफ हेल्थ से। अच्छा ये देखो इसके अंदर क्या है ना, क्या जीडीपी हमारी 4 गुना बढ़ गई है? ऐसा नहीं हुआ है, बट हाँ हमारा जो पीएस पब्लिक सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है वो डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। ऐसा नहीं कि 4 गुना बढ़ गई है, बट हाँ डिक्लाइन हो रहा है। जीडीपी के अंदर पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगातार डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। मेल्ट डाउन का मतलब क्या होता है? फॉल इन स्टॉक प्राइजेस। किसी का स्टॉक रखा हुआ इतना सारा, ठीक है, और उसका प्राइस फॉल हो जाए तो बेचारा अंदर से पिघल जाएगा, है ना, उसका दिल पिघल जाएगा कि ये क्या था, मतलब मेरा सब कुछ लुट गया है इस तरीके से, ठीक है। रिसेशन का मतलब क्या होता है? रिसेशन फॉल इन जीडीपी, और स्लो डाउन का मतलब क्या होता है? फॉल इन ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट के अंदर फॉल आना, यानी स्लो डाउन हो रहा है, स्लो हो रहा है ना, ग्रोथ नहीं हो पा रही, मतलब सब कुछ स्लो हो गया है। और रिसेशन का मतलब क्या होता है? फॉल इन जीडीपी। इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी को ना क्रिटिसाइज़ किया जाता है। कारण क्या है? आइडियोलॉजिकल कारण है। हाँ, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुई है? सब्सटैंशियल चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसके पायनियर कौन रहे हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ओके, लिबरलाइजेशन का फाउंडर किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखो कभी भी किसी चीज़ का स्ट्रक्चर ठीक करना है, तो वो होता है ग्रेजुअली। स्ट्रक्चर ठीक कर रहे हैं तो वो ग्रेजुअली होता है, लेकिन जब चीज़ स्टेबल हो जाती है तो फिर वो अपनी रफ्तार पकड़ती है। स्टेबल चीज़ जो है वो चीज़ को बहुत जल्दी क्विक अडेप्ट करती है। हमारा इन्वेस्टमेंट पैटर्न, मतलब हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो सेम सा ही रहा है ना। हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो सेम सा ही रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट पैटर्न हैज़ डायरेक्टेड टुवर्ड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़, ठीक है। हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो सेम सा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पैटर्न जो है हमारा वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ की ओर रहा है। इन्वेस्टमेंट पैटर्न जो है इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़। हमने हमेशा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ की ओर हमने इन्वेस्टमेंट किया है। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ की तरफ हमने हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो सेम सा। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कैपिटल का काम होता है, पॉपुलेशन में बदलाव होना ये भी एक मेजर फैक्टर है। टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स इनका कोई काम नहीं होता इसमें, ठीक है, याद रखना। टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स का कोई काम नहीं होता। कैपिटल का होगा, चेंज इन पॉपुलेशन का होगा, डिवीजन ऑफ लेबर इन स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ इसका भी रोल है। टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स का इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई रोल नहीं। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये होता है पर कैपिटा प्रोडक्ट और पर कैपिटा इनकम। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? पर कैपिटा इनकम से। देखो ये कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस ज़्यादा है, कांस्टेंट पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस से पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस ये ज़्यादा है। कारण क्या है? इंक्रीज इन प्राइस लेवल, ओके, क्योंकि इन्फ्लेशन ऐड हो गया है, प्राइस लेवल इंक्रीज। सबसे पहले 1867 के अंदर, डेट याद रखनी, 1867 के अंदर दादा भाई नौरोजी ने स्टार्ट किया था। उस टाइम दादाजी ने क्या कहा था? दादाजी ने 20 रुपये दिए थे, ठीक है, कहा था कि भाई हमारी पर कैपिटा इनकम जो है 20 रुपीज़ है। नेशनल इनकम कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो ये पीसी महालनोबिस है, नेशनल इनकम कमेटी। देखो सबसे पहले इनकम की बात करने कौन लगा है? ये महालनोबिस का ही तो प्लान था ना, ये इंडस्ट्री वाला सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो इसने शुरू किया था महालनोबिस ने, क्योंकि इंडस्ट्री की बात कर रहा है ये, तो इंडस्ट्री से क्या आएगी? इनकम आएगी। एग्रीकल्चर से कौन सी इनकम आती है? तो खुद ही विचारे कर लेते हैं, इंडस्ट्री से इनकम आती है, तो पीसी महालनोबिस। अब साइंटिफिकली नेशनल इनकम के बारे में साइंटिफिकली किसने डिटरमाइन किया? तो ये है VKRV राव। साइंटिफिकली किसने डिटरमाइन किया है? सबसे पहले अटेम्प्ट लिया है दादा भाई नौरोजी ने, उसके बाद साइंटिफिकली डिटरमाइन करने वाले कौन है हमारे? VKRV राव। नाइन्टीज़ के अंदर सबसे अच्छी ग्रोथ कब हुई थी? 1999 से 2000 में, 1999 से 2000 में सबसे अच्छी ग्रोथ हुई है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें EIC को रिकॉग्नाइज़ किया गया है। फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन,
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन रखा गया है। रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर फाउंडेशन रखा गया है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। इसमें कोई भी प्राइवेट ट्रेड से मना किया गया है। इसमें कहा गया है कि रिपोर्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ है, इसमें EIC को रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या कहा गया है, इसमें EIC को रिकॉग्नाइज किया गया है। यहीं पे फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया है। यहाँ पे प्राइवेट ट्रेड करने से मना कर दिया गया है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट CGI कौन होगा, एलिजा एम्पे, प्लस उसके साथ 3 जज होंगे। और यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको रेवेन्यू की रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को करनी है। रेवेन्यू की रिपोर्ट आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को करनी है। पिट्स इंडिया एक्ट आया है हमारा 1784 के अंदर। इसमें कोड ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल फंक्शन और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर देखेंगे, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ओवरराइडिंग पावर कब दी गई है, 1793 से। 1793 से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ओवरराइडिंग पावर दी गई है। दूसरा, इसमें 2 चीज़ें कही गई हैं कि इंडियन रेवेन्यू जो है ना, मतलब अब जो रेवेन्यू होगी हमारे ऑफिसर्स की रेवेन्यू, वो इंडियन ऑफिसेस से जाएगी। तो 2 चीज़ें कही गई है 1793 में। एक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ओवरराइडिंग पावर दी गई है। दूसरा, अब जो हमारे ऑफिसर्स की रेवेन्यू होगी वो इंडियन अकाउंट से जाएगी, मतलब सैलरी अब भारत से लेंगे ये। ट्रेड मोनोपोली कब अबॉलिश हुई, ट्रेड मोनोपोली अबॉलिश, तो ये हुई है हमारी 1813, एक्सेप्ट विथ चाइना एंड टी। अब ट्रेड मोनोपोली हमने बता दिया, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को ये बढ़ावा देंगे क्योंकि क्रिश्चियनिटी आ जाएगी। EIC की मोनोपोली टूट चुकी है। यहाँ पे क्या है ना, EIC की मोनोपोली तोड़ के इन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। यहाँ पे क्राउन जो है अब वो सॉवरेनिटी असर्ट करने लग जाएगा। वो क्राउन जो है वो लोगों के ऊपर टैक्स इम्पोज करना स्टार्ट कर देगा। 1813 के अंदर क्राउन ने हमारे लोगों के ऊपर टैक्स इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया है और क्राउन यहाँ पे सॉवरेनिटी ले रहा है। जैसे काम होता है ना 13 साल की उम्र में, काम जो होता है वो सॉवरेनिटी लेने लग जाता है आदमी की, वैसे ही क्राउन है, ठीक है। और फिर वही है कि जो काम में फंस गया उसको टैक्स देना पड़ेगा। 13 साल की एक एज होती है। 1833 में क्या है, सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेजिस्लेटिव पावर जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और यहीं पे लॉ जो है एक्ट बनने लग गए हैं। 33 है ना, 33, तो 33 को हम लोग रिलेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लॉ वगैरह बनाते हैं, है ना। 1833 के अंदर लॉ जो है वो एक्ट बनने लग गया है। यहाँ पे ओपन कंपटीशन को अटेम्प्ट किया गया है 33 साल में कोई सोच रहा है कि यार मैं अटेम्प्ट करता हूँ क्या ओपन कंपटीशन, वो बोलेंगे चल भाई अनसक्सेसफुल होगा, निकल यहाँ से। 32 साल तो एज है। अब 1853 में क्या है, यहाँ पे लास्ट चार्टर है ये। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर को सेपरेट किया गया है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव को लॉ मेकिंग बॉडी बना दिया गया है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 33 में तो पावर इंक्रीज़ की गई है, लॉ को एक्ट बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे 53 के अंदर 53 साल में क्या होता है, लड़की की शादी कर देता है आदमी, ठीक है। फिर वो कहते हैं नहीं अब हम अलग अलग रहेंगे, हम आपसे अलग होंगे, है ना, बंटवारा हो गया है, अलग रहने लग गए हैं। तो 53 में अलग अलग रहने लग जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 6 मेंबर बढ़ गए हैं, 2 तो थे ही थे, ठीक है। पहले तो मियाँ बीबी थे, ठीक है। अब क्या है, जैसे कि अब क्या है, मियाँ बीबी अब उनके जैसे कि 4 लोग थे पहले, ठीक है। ये 4 लोग नए आ गए हैं। कौन, पहले तो मियाँ बीबी थे, अब 53 साल में क्या हो गया है, उसका बेटा, बहू और 2 बच्चे, ठीक है। तो क्या, वो तो बेटा कह रहा है पापा को, पापा मुझे ना मेरे को बीबी चाहिए MA वाली। तो बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, आगरा से लेके आए हैं। और यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है ना वो मिनी पार्लियामेंट बन गया है। ऑब्वियस ही बात है ना, घर है, ठीक है। तो घर के अंदर क्या होता है, मिनी पार्लियामेंट ही होता है घर। अब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। इसको हम लोग कहते हैं गुड गवर्नेंस एक्ट कहते हैं। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाइसराय बन गया। ड्यूल गवर्नमेंट जो थी, ड्यूल गवर्नमेंट जो है ना यहाँ पे अब अबॉलिश हो गई है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो ये है ये अबॉलिश हो गई है, ठीक है। यहाँ पे 15 मेंबर
बॉडी लेके आएंगे, सेक्रेटरी जिसका हेड होगा, और वो कहाँ बैठेगा, लंदन में बैठेगा। 15 इंडियन काउंसिल बनाई जाएगी 15 मेंबर की। इंडियन काउंसिल बनाई जा रही है 15 मेंबर की लंदन के अंदर, और इसका सेक्रेटरी ये होगा। इंडियन काउंसिल एक्ट आई 1961 के अंदर टू अवॉइड रिवॉल्ट। अब इसने क्या किया, रिवॉल्ट को अवॉइड करने के लिए कैनिंग ने ना 3 मेंबर ऐड कर दिए, किसमें, लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर। तो कैनिंग बहुत ही चतुर था, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसने क्या किया, 3 लोगों को ऐड कर दिया। राजा ऑफ बनारस सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला। डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की इसने, बंगाल और मद्रास को रिस्टोर करना स्टार्ट कर दिया। इसने नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, बंगाल के लिए 1862 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए 1881 में, और पंजाब के लिए 1897 में। पोर्टफोलियो सिस्टम लेके आया। इसने कैनिंग जो था वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था विदाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, लेजिस्लेटिव अब क्या होता है, हमारी इंडियन काउंसिल एक्ट आती है 1892, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो और इंक्रीज़ होती है। इसमें 92 साल के बुढ़े से बोल रहे हैं कि आप ना बजट डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हम आपसे नाम के लिए हम आपसे बात करेंगे, लेकिन आप कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मत पूछ देना, ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेंबर जो थे अब वो ऐड, अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पहले ऊपर जो थे 3 मेंबर बढ़ाए गए हैं, अब 92 के अंदर क्या हो गया है, नॉन ऑफिशियल मेंबर, मतलब कहते हैं कि चलते रहे कि जब पोते हैं ना, इनको हम लोग ऐसे बिठा लेते हैं नॉन ऑफिशियल तौर पे, ऐसे ही झाड़ू पोछा साफ करवा लेंगे, ठीक है। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट हमारी आई है 1909 में। इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की आज़ादी दे दी, क्योंकि अब 9 साल 1909, ठीक है। तो कोई 9 साल से अब कोई स्ट्रगल वगैरह हो रहा है, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की 92 के बाद 9 साल के बच्चे को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के लिए बोलते हैं। 9 साल का बच्चा है ना, कह रहे चल ठीक है तू पूछ ले। यहाँ पे रेजोल्यूशन की बात करते हैं, अच्छा बेटा रेजोल्यूशन चाहिए, ठीक है रेजोल्यूशन भी ले लो। अब यहाँ पे क्या हुआ, इंडियन को ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ऐड किया गया है। 1909 के अंदर इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ऐड किया गया है। इसमें कौन है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो है फर्स्ट इंडियन है। 1919 में क्या होता है, डायर की आती है, बाइकैम्बरलिज्म आता है। बाइकैम्बरलिज्म जो है काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आता है। यहाँ पे क्या होता है, डायरकी के अंदर क्या होता है, अब देखो धीरे धीरे ना मेंबर बढ़ते जा रहे हैं। अब 1919 में क्या होता है, 3/6 मेंबर इंडियन, ये याद रखना है, 6 में से 3 लोग जो होंगे इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 1 मेंबर को ऐड किया गया 1909 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे 1919 में क्या हुआ है, यहाँ पे 3, ठीक है 1919, तो 3 × 6 कितना होता है, 3 × 6 कितना होता है, 18 होता है ना। तो 1919 एक्ट के अंदर, ठीक है, 3 मेंबर ऐड किए कर दिए गए हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। यहाँ पे राइट टू फ्रेंचाइज की बात है कि यार इंडियन बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे राइट टू फ्रेंचाइज की बात हमारी कब है, 1919 के अंदर। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया है, सिख को, एंग्लो इंडियन को, यूरोपियन को। हाई कमिश्नर एट लंदन, ये 1919 की बात है। CPSC 1926 के अंदर दिया गया है। और यहाँ पे बजट को सेपरेट किया गया है। बजट को सेपरेट कब किया गया है, देखो 1919 के अंदर क्या हुआ है ना, यहाँ पे एक तो बाइकैम्बरलिज्म हो रहा है, और यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है। सेपरेशन किसका हो रहा है, एक तो इसका हो रहा है, और बजट को भी यहीं पे सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 1927 में क्या होता है, साइमन आता है। साइमन क्या कहता है कि ना डायरकी को अबॉलिश किया जाए, लेकिन कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को कंटिन्यू रखा जाए। कहता है कि 3 RTC ली जाए। वाइट पेपर की बात करता है ये। अब इन सब के आधार पे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बन जाता है। उसमें क्या है, हमारा फेडरलिज्म की बात होती है, बाइकैम्बरलिज्म की बात होती है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर 321 सेक्शन है और 10 शेड्यूल है। रेजिडरी पावर जो है वाइसराय को देने की बात होती है। इसमें 3 लिस्ट हैं, फेडरल, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। अबॉलिश ICA, यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट को अबॉलिश करती है। और यहाँ पे सेक्रेटरी देखो यहाँ पे क्या है ना, ये देखो एक इंडियन काउंसिल एक्ट, सेक्रेटरी को कौन अबॉलिश करेगा, 1935। लेकिन ये जो सेक्रेटरी का हेड है उसको कौन अबॉलिश करेगा, 1947 के अंदर, ठीक है। फेडरल कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट 1937 के अंदर। और यहाँ पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात होती है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंदर आता है। इसमें कहते हैं इंडिया जो है एक सॉवरन स्टेट है, पार्टीशन कर दो, भारत और पाकिस्तान को बांट दो। यहाँ पे मैंने वही बताया था, सेक्रेटरी का जो हेड होता है उसको अबॉलिश किया जाता है। 1947 के अंदर क्या होता है, कहते हैं कि ना गवर्नर जनरल जो है उसको कौन अपॉइंट करेगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपॉइंट करेगी। 1947 के अंदर ये कहते हैं कि गवर्नर जनरल को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपॉइंट करेगी। और इसमें कौन बनता है, C राजगोपालाचारी बन जाता है,